के पीछे क्या है? आपको क्या लगता है? आपको इसमें हकीकत क्या नजर आ रही है? इसराइल ने भी अमेरिका को बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया। ट्रंप साहब बहुत बड़े फनकार हैं, जज्बात पहले लेकर आते हैं, हकीकत बाद में होती है। कतर इसराइल हमले पर पूरी दुनिया से गैर मामूली तौर पर पेशरफ्त सामने आ रही है। ऐसे में आप देखें सिक्योरिटी काउंसिल ने भी ये कहा है कि अमेरिका की जानिब से भी मजम्मती बयान सामने आया। आप मुझे ये बताएं कि ऐसा पहले तो नहीं देखा गया कि जो अमेरिका इसराइल को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहा था आज उसके हवाले से मजम्मती बयान दे रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये स्टेटमेंट वाकई मजम्मती स्टेटमेंट है या फिर मुस्लिम उम्मा को खुश करने के लिए किया जा रहा है? इसके पीछे क्या है? आपको क्या लगता है? आपको इसमें हकीकत क्या नजर आ रही है? आई थिंक हकीकत ये नजर आ रही है कि अमेरिका भी अब इसराइल से एक मतलब हद तक जा सकता था और अब वो इसराइल ने भी अमेरिका को बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया है। अब देखें जब ट्रंप मिडिल ईस्ट के दौरे पे आए तो कतर के जो रॉयल फैमिली ने $400 मिलियन का जहाज उन्हें तोहफे में दिया। सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम $1 ट्रिलियन की आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। और फिर आप देखें कि अमेरिका ने कोशिश करके इब्राहिम एकॉर्ड में वो कोशिश कर रहे थे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अरब ममालिक शामिल हो जाएं। यूएई और बहरीन तो पहले ही उसमें शामिल थे और फिर हमें पता चला कि इब्राहिम एकॉर्ड का मकसद ही यही था कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए, इकोनॉमिक टाइज बढ़ाए, कल्चरल एक्सचेंज बढ़ाए और ट्रेड करें। और यूएई से हमने देखा कि 14 से 15 फ्लाइट्स पर डे ऑपरेट होना शुरू हो गई तल अवीव के लिए और टूरिज्म प्रमोट होने लगा और बिजनेसेस होने लगे। बट इसराइल क्योंकि नेतन्याहू मैं समझता हूँ कि वो इस लिमिट तक चला गया है, मैं तो उसको एक चला हुआ कारतूस कहूँगा। अब आप देखें तीसरा साल शुरू हो गया है गजा में लड़ाई को और वो 40 किलोमीटर की पट्टी पे कब्जा नहीं कर सका। गजा की अगर आप लेंथ लें, एग्जैक्ट लें तो 40 किलोमीटर लंबी बनती है और चौड़ाई इसकी 5 से 13 किलोमीटर है। इस छोटे से इलाके को 2 साल में इसराइल कब्जा नहीं कर सका। हमास आज भी इफेक्टिव है। हमास के पास आज भी 48 इजरायली कैदी मौजूद हैं जिसमें कहा यह जाता है कि 20 से ज़्यादा जिंदा हैं, आज भी नहीं छुड़ा सके। और फिर वो हमास की लीडरशिप को देखें, तमाम इंटरनेशनल लॉज, कन्वेंशन, यूएन चार्टर को बाला ताक रख के और कतर जैसी मुल्क जहाँ पे अमेरिका भी बैठे हुए थे, जहाँ इजरायली भी बातचीत के लिए आते थे, जहाँ तालिबान भी जाते थे, जहाँ ईरान भी जाता था और वहाँ पे इन्होंने हमला करके पूरी दुनिया को एक चैलेंज दे दिया और तमाम को कहा कि हम ये जो है इंटरनेशनल लॉ उसको जूते की नोक पे रखते हैं। तो अरब ममालिक देखें, आप 10,000 से ज़्यादा तो उनके एयरफोर्स के जो लोग हैं वो अल-अदीद एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं और कतर की फ़ौज आपको पता होगा कि 13,000 के इर्द गिर्द है और 10,000 से ज़्यादा वहाँ अमेरिकन बैठे हुए हैं। तो ये बड़ा एक जो है क्रिटिकल मोमेंट है और चैलेंज बना दिया कतर के लिए। और कतर के लिए भी ये लंबा फिक्र है, उनकी आंखें खुलनी चाहिए कि देखें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के बिलियंस ऑफ डॉलर हमने अपने डिफेंस में एयर डिफेंस इक्विपमेंट लेने में लगाए, सारे इनफेक्टिव हो गए। और पाकिस्तान वाहद मुल्क है, आप ये देखें कि उसने इसराइल की आंखों में आंखें डाल के यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में उनको कहा कि आप ऑक्युपायर हैं, आप अग्रेसर हैं, आप दुनिया के सारे लॉज, ह्यूमन राइट्स, चार्टर आप उसको बाले ताक रखते हुए और अपने जो है ये जो किस्म के आपके नेफेरियस एक्टिविटीज हैं उसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो यह मौका है ओएसी के लिए। सर आप मुझे ये बताएं, जहां ग्रेटर इसराइल की बात होती है वहां बेंजामिन नेतन्याहू का जो विजन है वो वाजे है और वो है द ग्रेटर इजराइल। और अगर ये मुकम्मल नहीं कर पाते अपने विजन को, अपने एजेंडा को, अपने टास्क को अचीव नहीं कर पाते तो ये किस हद तक जाएंगे और क्या ये उसमें अमेरिका की जानिब से रुकावट को भी टॉलरेट करेंगे? अगर अमेरिका कहता है आपने कतर पर दोबारा हमले की जसारत नहीं करनी तो क्या इसराइल वो जुर्रत करेगा? क्या इसराइल दोबारा कतर पर हमला करेगा? देखिए कतर पे जो हमला हुआ इसमें अमेरिका की मर्जी किसी हद तक शामिल थी। इसराइल के नेतन्याहू ने, ये बेशर्म इंसान ने खुद कहा कि हमने अमेरिका को बता के किया है। उसके तो फिर अमेरिका की मजम्मत को क्या समझा जाए? तो फिर अमेरिका की मजम्मत को क्या डुअल गेम समझा जाए? देखिए अमेरिका की मजम्मत एक तो बड़ा क्लियर पैगाम है इसराइल के लिए कि हम आपके साथ ज़्यादा अरसे तक, जिस तरह से आप इंटरनेशनल लॉ को अंडरमाइन कर रहे हैं, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है। अमेरिका खुद आइसोलेट हो रहा है और अगर अमेरिका ने इसराइल को इस तरह से पूरी तरीके से सपोर्ट करना ना छोड़ा
मिडिल ईस्ट के मुल्क अमेरिका से पीछे हट जाएंगे। और आपने देखा कि इसके फौरन बाद सूची में जीसीसी के तमाम वज़ीर ख़ारजा और लेड बाय सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी, ये जो हैं जीसीसी, वहां पहुंच गए और उन्होंने वहां रशिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। और अगर अमेरिका इन हरकतों इसराइल को सपोर्ट करने से बाज नहीं आया तो ये सऊदी अरेबिया, कतर और इवन यूएई भी ये अमेरिका से पीछे हट जाएंगे और ये स्ट्रेटेजिकली चाइना और रशिया के साथ मिल जाएंगे। बट करना जैसे अभी इस्लामिक उन्होंने ओआईसी का इजलास में बुला लिया है, तो इस्लामी दुनिया को इसराइल के खिलाफ इकट्ठा होना होगा। ठीक है, इस्लामी दुनिया को डेफिनेटली इकट्ठा होना होगा, ना सिर्फ इजराइल के खिलाफ बल्कि फ़लस्तीन के लिए भी तो आवाज़ उठानी है। कई महाज पर इकट्ठे होने की ज़रूरत है, लेकिन ना जाने ये सब लोग यक आवाज़ होकर, यक ज़बान होकर कब बाहर निकलेंगे। मैं चाहती हूँ सलमान आबिद साहब, आप मुझे ये बताएं कि गारंटी दी गई है अमरीकी सदर की जानिब से कतरी वज़ीर आज़म को, लेकिन हम बात यही कर रहे हैं कि इसराइल को लगाम डालना मुश्किल हो गया। अब आपको क्या लगता है, अमरीका जो कि एक स्ट्रेंथ रखता है, एक पावर रखता है, पूरी दुनिया में अपना असर रसूख रखता है, क्या उसकी पोजीशन को कोई नुकसान पहुंचा है क्योंकि इसराइल की जानिब से अटैक कर दिया गया कतर पर? आपको क्या लगता है, क्या वो अपनी वैल्यू खो रहा है? पहली बात तो ये है कि मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इसराइल अमरीका की मर्ज़ी के बग़ैर या अमरीका की पुष्पनाही के बग़ैर कोई बड़ा इक़दाम अरब दुनिया के अंदर उठा सकता है, एक बात। दूसरी बात यह कि मज़म्मत करना एक और चीज़ है। मज़म्मत के बाद अगली बात होती है कि आप अमली तौर पर इक़दाम उठाते हैं उन मुल्कों के ख़िलाफ़ जो उसकी वायलेशन करते हैं। तो क्या अमरीकी सदर ट्रंप और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट इसराइल के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम उठाएगी? इससे बड़ा सानिया गज़ा के अंदर हुआ है जी। और गज़ा के अंदर क्या अमरीकी सदर ने कौन सा ऐसा एक्शन उठाया है इसराइल के खिलाफ जिसके ऊपर हम बड़ी उनको मुबारकबाद दें? सर, जब अपने इलेक्शन हो रहे थे तब तो कहा था कि हम जंग रोक देंगे, और अब आप देखें क्या हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, उनके ड्यूल एटीट्यूड्स हैं वो हमें समझ आ रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिका वाकई सीरियस है तो वो इसराइल के खिलाफ एक्शन ले। जब तक वो एक्शन नहीं लेगा उनकी मजम्मत जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस्लामी दुनिया जो है वो किस तरीके से इसराइल के खिलाफ जो है वो मुत्तहिद होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि माजी में हमें लगता ये रहा है कि जो इस्लामी ब्लॉक्स हैं या इस्लामी दुनिया है, ये इनके जो इस्लामी हुक्मरान हैं इनके मफादात अमेरिका के साथ जाकर जुड़ते रहे। तो इसलिए ये देखना होगा कि अब इस्लामी दुनिया के ममालिक उसमें क्या किरदार अदा करते हैं। और पाकिस्तान जो मैंने कहा कि हमेशा से लीड करने की पोजीशन में रहा है इस्लामी दुनिया के हवाले से, और अब भी वो लीड कर सकता है, लेकिन ये आइसोलेशन में नहीं होगा जब तक कि पूरा इस्लामी ब्लॉक जो है वो खुलकर इसराइल के खिलाफ अपने आप को सामने नहीं लाएगा। साथ ही साथ सलमान आबिद साहब, मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगता है कि अमेरिका को भी आने वाले वक्तों में इसराइल से थ्रेट हो सकता है, क्योंकि इसराइल तो जो करना चाहता है वो फिर किसी और को नहीं देखागा। ग्रेटर इसराइल का मतलब ओनली इसराइल है, जो कि उसको तो फिर अमेरिका की मौजूदगी भी, उसका पावरफुल होना भी थ्रेटन कर सकता है। शहजाद भट्ट साहब, आप जानते हैं कि पाकिस्तान का इसराइल को लेकर क्या मौक़िफ़ है, और अभी जो इसराइल की तरफ से जारहियत की गई, जो हमला किया गया कतर में, उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी गए कतर और वहाँ पर हाई लेवल मीटिंग हुई। अब आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्या कर सकता है अगर इसराइल की जानिब से दोबारा कोई एक्टिविटी की जाती है? पाकिस्तान जंगी महाज पर क्या महारत रखता है? इसके साथ साथ आपने वो मिस्र के बारे में भी सुना, मिस्र भी एक्टिव हो गया है कि अगर अब इसराइल ने दोबारा कुछ करने की कोशिश की तो फिर मिस्र की जानिब से भी जवाब दिया जाएगा। देखिए मुनीज़े, इसराइल और भारत दो सगे भाई हैं जिनसे हमें प्रॉब्लम हमेशा ही होती है, और मैं पता है ज़हनी तौर पर हम तस्लीम कर चुके हैं, इनसे खैर की तोका नहीं है। अब बात यह है, इसराइल से हमारे सफारती ताल्लुकात नहीं, आप अपने पासपोर्ट को चेक कर लें कि हमने फ़र्क कर रखा हुआ है। अब बात जो लड़ाई है सारी आसान ज़बान में, ये सारी लड़ाई इब्राहीमी मुआहदे की वजह अनाद है। लेकिन मुझे सबसे बड़ा जो दुख है कि इस जो अटैक, अब नया अटैक किया है इन्होंने कतर के ऊपर, उसके बाद गज़ा में जो मेरे भाई शहादत नोश कर रहे हैं, वो जंग बंदी की जो बात चल रही थी, वो जंग बंदी वाली तमाम कोशिशें जो है उनको तबाह बर्बाद कर दिया इसराइल ने एक नई साजिश करके। और यही उसका स्टाइल है कि वो ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा, कोई ना कोई मसला क्रिएट करता रहेगा। और सीधी बात दो रफ़ी ये है कि इस वक्त जो आपने बात की है ना, पूछा है ना पाकिस्तान कतर के साथ किस हद तक जा सकते हैं, तो मैं इसका जवाब दो लाइनों में सीधा आपको देना चाहता हूं कि इस वक्त
قدرت نے جو مقام اور عزت پاک فوج کو اور حکومت وقت کو دی ہے، اس سے پہلے یہ عزت میں نے تو کم از کم 24 سال کی جرنلزم میں نہیں دیکھی کہ تمام دنیا تسلیم کر رہی ہے اس وقت کہ یہ کمانڈنگ پوزیشن پر ہیں، یہ کمانڈ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، ان کی بری بحری فضائی قوت جو ہے وہ کسی بھی ملک کو پروٹیکشن دینے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ پاکستان کی پروٹیکشن تو یہ جنگ میں ثابت ہو چکی ہے کہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے وہ کس حد تک تگڑے ہیں اور کتنی اہلیت رکھتے ہیں۔ لیکن اب بات تھوڑی سی آگے جا رہی ہے منیزے کہ دوسرے ملکوں کے لیے بھی پاکستان اس وقت انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ ہاں، پاکستان نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے، جس طرح بھارت کو جنگی میدان میں ناکو چنے چبوائے ہیں، اب پوری دنیا پاکستان کی گرویدہ ہو چکی ہے۔ سائرہ بانو صاحبہ، آپ اس پر کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مجھے کل تفصیل سے بات ہوئی تھی، ابھی جب ہم سب اسرائیل کی بات کر رہے ہیں تو میرا کل بھی یہ سوال تھا، تو کیا ہم نے جو ان کو نومینیٹ کیا تھا نوبل کے پرائز کے لیے وہ نومینیشن واپس لی ہے یا وہ ابھی تک ہماری طرف سے درخواست جمع ہے؟ باقی آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ٹرمپ صاحب بہت بڑے فنکار ہیں، جذبات پہلے لے کر آتے ہیں، حقیقت بعد میں ہوتی ہے، پھر حقیقت سامنے آتی ہے تو وہ جذبات پیچھے لے جاتے ہیں۔ وہ ان کی جو مودی صاحب کی جو ٹویٹس ہیں وہ ہم لوگوں کے سامنے ہی ہیں۔ اور باقی مسلم امہ کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں ان اہل جبہ میں اب وہ تمکنت رہ نہیں گئی۔ ابھی کہا کہ 3 سال سے غزہ پہ اور جو وہاں پر ظلم ہو رہے ہیں، کیا اس وقت بھی کسی مسلم امہ کی کسی ملک کی آنکھ کھلی تھی؟ یو اے ای کے جہاز ہم نے دیکھے ہیں کہ جو ایک طرف کاکپٹ میں سے یو اے ای کا جھنڈا تھا، دوسری طرف سے اسرائیل کا جھنڈا تھا، اور وہاں ان کے لیے وہ امداد لے کر گئے تھے۔ یہ حال ہوتے ہیں مسلم امہ کے۔ سعودی عرب ہے تو شاید ان کو بتانے کے لیے اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے، شاہ فیصل صاحب کا شہادت ان کے سامنے ہوگی کہ بیٹا اگر کوئی بھی تھوڑا اس چیز سے نکلنے کی کوشش کی تو ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ کہ وہ جو جہاز اور جو ایئر بیسز مہیا کی ہوئی ہیں بحرین میں، اردن کی طرف سے آتے ہیں، یہ آتے وہ آتے، کہاں یہ مسلم امہ اکٹھی ہوگی؟ اگر ہر کسی کو اپنا اپنا مفاد عزیز ہے، اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ لہو لب میں ڈوبے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں، اب میں کچھ کہوں گی تو زیادہ ہی وہ ہو جائے گا، کہ اخلاقی طور پر بھی آپ دیکھیں کیا ہے، تو یہ سب کیا اس کے لیے کھڑے ہوں گے؟ ہاں کل آپ کہا تھا ایک چیز، تو شاید کوئی ٹرانسمیشن کی خرابی سے وہ لائن کٹ گئی کہ ماڑے دی مر گئی ماں کوئی نہ لیندہ نہ۔ 3 سال سے جو فلسطین اور غزہ میں ہو رہا ہے، اس وقت مسلم امہ کے وہ کہتے ہیں کہ کٹے نہیں ہوئے، لیکن چودھری زمانہ سارا پنڈرا ستا کہ یہ جو قطر میں کل حملہ ہوا ہے، پھر اس کے بعد سب کو ایک دم سے جاگے ہیں کہ یہ تو OIC بھی ہونی چاہیے، ایک اسلامی بلاک بننا چاہیے اور اس کے خلاف ہونا چاہیے۔ جس وقت اتنے سارے ممالک ان کو تسلیم بھی کر چکے اسرائیل کو، اور یہ ساری چیزیں، یہ بس پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ایسے ہی